प्यार वह खूबसूरत एहसास है जो रिश्तों में गहराई और मिठास भर देता है। सारी दूरियां मिटाकर यह लोगों को पास ले आता है। इसमें वह गजब की शक्ति है जिससे अजनबी भी खास बन जाता है। हारे हुए व्यक्ति के दिलों में भी नई आस और विश्वास जगाता है। शाम के बज गए हैं 7 और दिन है शुक्रवार। रेडियो उड़ान सुनने वालों को आरजे पूनम लाकरा का हार्दिक नमस्कार। प्रोग्राम चमकते सितारे में मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत। अभी पिछले संडे को यानी 27 जून 2021 को पूरी दुनिया में हेलन केलर की 141वीं जयंती मनाई गई। भले ही इस बार पेंडेमिक सिचुएशन के कारण कोई बड़ा समारोह आयोजित नहीं किया जा सका, लेकिन बहुत सारे स्कूलों और संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर डिफरेंट कैटेगरी में ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स और कार्यक्रम आयोजित किए। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में हर साल 27 जून को राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी रहती है और पेंसिल्वेनिया राज्य में हर साल इस दिवस को विशेष बनाने के लिए एक स्पेशल फैशन शो कराया जाता है। इस शो से जो भी फंड रेज होता है उसको डिसेबल्ड लोगों की भलाई के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों को याद है ना, हम पिछले 2 एपिसोड से हेलन केलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह बीमारी ने कम्युनिकेशन के रास्ते में उनके लिए दीवार खड़ी कर दी थी, जिसके कारण उन्हें अपने आप को प्रूफ करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ा वह सब कुछ किया। वह नहीं चाहती थी कि दूसरे डिसेबल्ड लोगों को भी उनकी तरह परेशानी उठानी पड़े। इसीलिए कॉलेज पूरा होने के बाद वह बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़ गई। कॉलेज पूरा होने के बाद वह अपने आर्टिकल्स और स्पीचेस के द्वारा सोसाइटी में डिसेबिलिटी के प्रति अवेयरनेस फैलाने लगी और विकलांगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही अनेक संस्थाओं से जुड़ गई। उनका कहना था कि बेहतर एजुकेशन के द्वारा ही डिसेबल्ड लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। इसीलिए उनके पेरेंट्स को उन्हें एजुकेट करने की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। 1909 से लेकर 1921 तक उन्होंने महिलाओं के श्रम अधिकार, मताधिकार एवं समाजवादी मुद्दों पर अनेक लेख लिखे, जिसे किताब का रूप देकर बाद में आउट ऑफ द डार्क नाम से प्रकाशित किया गया। वह अक्सर कहा करती थी कि अच्छे परवरिश, पोषण और बेहतर शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन जब तक समाज में महिलाओं को सामाजिक समानता व आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक इस अधिकार को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्हें भी हर हाल में वोटिंग राइट्स और ज़रूरी निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। समाज में जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो बहुत से लोगों द्वारा उसे एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन कुछ लोग उनकी आलोचना करने से भी बाज नहीं आते हैं। उन दिनों अमेरिका में जो लोग पूंजीवाद के सपोर्टर्स थे, उन्हें सामाजिक विषयों पर इस तरह हेलन केलर का खुलकर बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसी वजह से उनकी शारीरिक कमजोरियों को लेकर उन्हें पब्लिक तौर पर घेरा जाने लगा था। एक अखबार ने तो यहाँ तक लिख दिया था कि
हेलेन ने अपनी शारीरिक सीमाओं पर ध्यान न देते हुए इस तरह के आंदोलनों में कूदकर बहुत बड़ी गलती की है। इस तरह के कमेंट्स ने उन्हें कुछ पल के लिए हताश जरूर किया, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा, क्योंकि वह कहती थीं, अपने चेहरे को चमकदार रखिए जिससे आपको परछाई ना देखनी पड़े। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उन दिनों सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में शुमार हो गई। इससे उनका जबरदस्त मोराल बूस्टअप हुआ और उन्हें जाने माने लोगों के बीच में विशेष पहचान मिलने लगी। इसकी सफलता से उत्साहित होकर आने वाले दिनों में उन्होंने लगभग 11 और किताबें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं ऑप्टिज्म 1903, द वर्ल्ड आई लिव इन 1908, द सॉन्ग ऑफ द स्टोन वॉल 1910, आउट ऑफ द डार्क 1913, लाइट इन माई डार्कनेस 1927, हाउ आई वुड हेल्प द वर्ल्ड 1935, हेलन केलर जर्नल 1938, टीचर एनी सेलिवन मैसी 1955 वगैरह वगैरह। सदी के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन एवं सुविख्यात अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन जैसे स्टार भी उनके अद्भुत सेंस ऑफ ह्यूमर और शार्प इंटेलिजेंसी के कायल थे। जब हेलन 14 साल की थी, तब मार्क ट्वेन उनसे पहली बार मिले थे और उसके बाद वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक किसी न किसी रूप में लगातार उनसे जुड़े रहे और उनकी राइटिंग स्किल को निखारने के लिए उन्हें जरूरी गाइडेंस देते रहे। उनकी फ्रेंड लिस्ट में एक और खास नाम उस समय जुड़ गया जब 1905 में मिस एनी सेलिवन ने प्रमुख बुक एडिटर जॉन मैसी से मैरिज कर ली। आगे चलकर जॉन मैसी ने उन्हें और भी किताबें लिखने के लिए मोटिवेट किया और उनकी बुक पब्लिश करवाने में उनकी मदद भी की। ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे फैमिली की असहमति के कारण उनकी प्यार की दुनिया ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। सुनते रहिए चमकते सितारे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। I want to see stars. I want to shine like stars. I want to know stars. I want to be alive like stars. क्या आप भी सितारों से मिलना चाहते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं? Then tune in चमकते सितारे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, एवरी फ्राइडे शार्प 7 PM। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना। अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया। Where you will get information and entertainment. If you also want to enhance your knowledge, तो जरूर सुनिए चमकते सितारे मेरे यानी पूनम लाकड़ा के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन,
आज की रात दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। प्यार के लिए किसी भी तरह की बाउंड्री अथवा शारीरिक विकलांगता कोई मायने नहीं रखती है। यह तो बस दो दिलों का एहसास है। दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत चीज जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि प्यार की इस अटूट शक्ति की तरफ हेलन केलर ने अपना कदम कैसे बढ़ाया। बात दरअसल यह है कि 1914 से मिसेस सलीवन लगातार खराब स्वास्थ्य के दौर से गुजर रही थीं और उनके लिए हेलन की तरफ विशेष रूप से ध्यान दे पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उनके हस्बैंड मिस्टर जॉन मैसी ने पीटर फैगन नाम के एक व्यक्ति को, जो पत्रकार और न्यूज़ रिपोर्टर था, हेलन का प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया और वह नियमित रूप से उनके घर पर आने लगा। हालांकि उसे साइन लैंग्वेज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मगर उसे हेलन के साथ काम करने में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए उसने धीरे धीरे करके उनसे कम्युनिकेट करने के सारे तरीके सीख लिए। काम करते करते पीटर प्यार के अथाह सागर में कैसे डूबता चला गया उसे पता ही नहीं चला। हेलन भी जाने अनजाने दिन प्रतिदिन उसकी तरफ खींचती चली गई। एक दूसरे से दूर रह पाना बड़ा मुश्किल होने लगा था। पिंजरे में बंद पक्षी की तरह दोनों खुली हवा में सांस लेने के लिए छटपटाने लगे। जब एक साथ जिंदगी गुजारने का कोई दूसरा उपाय उन्हें नहीं सूझा तो दोनों ने घर से भाग जाने का फैसला कर लिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ना तो उनका प्लान कामयाब हो पाया और ना ही फैमिली वालों ने उनके रिलेशन को एक्सेप्ट किया। उनके सपने ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। शायद उन दिनों का समाज एक दिव्यांग महिला को खुलकर जीने की आजादी नहीं देता था। कमजोर और असहाय समझकर उन्हें एक सीमित दायरे में रखा जाता था। ना चाहकर भी उन्हें अपनी जरूरतों के लिए हमेशा अपने परिवार पर डिपेंड रहना पड़ता था। यद्यपि हेलन ने अपने स्पेशल टैलेंट के सहारे बहुत कुछ हासिल कर लिया था, उनका परिवार भी एक शिक्षित परिवार था। फिर भी कन्वेंशनल थिंकिंग से बाहर निकलकर उन्हें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार नहीं मिल पाया। अपने पहले प्यार की नाकामयाबी से उनका मन इतना आहत हुआ कि उन्होंने लाइफ टाइम
अनमैरिड रहने का व्रत ले लिया और अपने जैसे दूसरे दिव्यांगों की सहायता, सेवा एवं भलाई के लिए जीने लगी। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जिंद ले गया वो दिल ना जाने, जिंद ले गया वो दिल ना जाने। ये खुद बेजान रह गया, जिंद ले गया। अभी समय है एक और ब्रेक लेने का। उसके बाद आकर हम बात करेंगे उनके द्वारा किए गए सामाजिक कंट्रीब्यूशन के बारे में। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं,
दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत, और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद मैं पूनम लाकरा प्रोग्राम चमकते सितारे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 30 साल की होते होते हेलेन दुनिया भर में एक मोटिवेशनल स्पीकर व लेखिका के रूप में पहचानी जाने लगी थी और यह बड़े गौरव की बात है कि आज भी उन्हें डिसेबल्ड लोगों की एडवोकेट के रूप में याद किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख सामाजिक कार्यों के बारे में। 1915 में उन्होंने जॉर्ज ए केसलर के साथ मिलकर हेलेन केलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूट्रिशन, हेल्थ एवं विजन के विषय में रिसर्च करना था और साथ ही विजुअली इम्पेयर्ड के एम्पावरमेंट के लिए काम करना था। आज भी यह संगठन अपने पूरे जोश एवं डेडिकेशन के साथ दृष्टिबाधितों के कल्याण में जुटी हुई है और सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में इसकी ब्रांचेस अपनी सेवाएं दे रही हैं। 22 जनवरी 1916 को अमेरिका के वेस्टर्न विस्कॉन्सिन राज्य के मेनोमोनी शहर में उन्हें ऑप्टिमिज्म विषय पर लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया था। शाम के समय इस छोटे से शहर की मेबल टेंडर मेमोरियल बिल्डिंग दर्शकों से खचाखच भरी हुई थी। लेक्चर के माध्यम से उन्होंने अपना जीता जागता उदाहरण पेश किया कि कैसे समझबूझ से उन्होंने अपनी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ पर जीत हासिल कर ली। वह संदेश महज ऑप्टिमिज्म का नहीं था बल्कि आशा, खुशी और प्यार से सराबोर कर देने वाला संदेश था। स्थानीय स्तर पर इस लेक्चर को काउंटी न्यूज़ की सुर्खियों में तो जगह मिली ही। जितने लोगों को यह लेक्चर सुनने का सौभाग्य मिला था उनके दिलों में इसकी यादें लंबे समय तक बरकरार रहीं। इसी से पता चलता है कि उन्होंने हर खासो आम के हृदयों में कितनी गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने लगभग 25 अलग अलग देशों में जाकर हियरिंग इम्पेयर्ड लोगों की रियल कंडीशन के बारे में स्पीचेस दी और उनकी दशा सुधारने के लिए उन्हें बेहतर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने की लोगों से अपील भी की। इन्हीं कारणों से डेफ कम्युनिटी उन्हें
आज भी अपना सबसे बड़ा आदर्श मानती है। आइए आपको रूबरू कराती हूँ उनके द्वारा दी गई एक इनकरेजिंग स्पीच से। Dear lions and ladies, I suppose you have heard the legend that represents opportunity as a capricious lady who knocks on every door but once, and if the door isn't open quickly, she passes on never to return. And that is as it should be. Lovely, desirable ladies won't wait. You have to go out and grab them. I am your opportunity. I am knocking at your door. I want to be adopted. The legend doesn't say what you are to do when several beautiful opportunities present themselves at the same door. I guess you have to choose the one you love best. I hope you will adopt me. I am the youngest here, and what I offer you is full of splendid opportunities for service. Try to imagine how you would feel if you were suddenly stricken blind today. Picture yourself stumbling and groping at noonday as in the night. Your work, your independence gone. You have heard how from the fingers of another a ray of light from another soul touched the darkness of my mind, and I found myself, found the world, found God. It is because my teacher learned about me and broke through the dark, silent imprisonment which held me, that I am able to work for myself and others. The opportunity I bring to you, lions, is this. Will you not help me hasten the day when there will be no preventable blindness, no little deaf blind child untaught, no blind man or woman unaided? I appeal to you, lions, you who have your sight, you who are strong and kind and brave. Will you not constitute yourselves as knights of the blind in the crusade against darkness? Thank you.
के साथ मिलकर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के एस्टेब्लिशमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एनजीओ का उद्देश्य मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों एवं आज़ादी की रक्षा के लिए कार्य करना था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है और यह आज भी सभी 50 राज्यों में एक्टिव रूप से कार्य कर रही है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए हेलन और सेलिवन ने 1920 में वॉडविल सर्किट को ज्वाइन किया, जहां पर द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड नामक शो में हेलन ने अपने जीवन की कहानी को ऑडियंस के सामने लाइव पेश किया। इस 20 मिनट के शो में ऑडियंस के लिए ओपन प्लेटफॉर्म भी रखा गया था, जिसमें वे हेलन से जुड़े अथवा करंट इशू पर कोई भी सवाल पूछ सकते थे। हेलन ने सभी के सवालों का बढ़िया तरीके से जवाब देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और दर्शकों की तरफ से इस शो को भरपूर सराहना मिली। यह शो लगातार 5 सालों तक चलने वाला था, लेकिन सेलिवन की तबीयत बार बार बिगड़ने के कारण इसे कंटिन्यू नहीं किया जा सका। इसी बीच 1921 में उनके जीवन में एक और दुखद मोड़ आया, जब बचपन से उनका विशेष ख्याल रखने वाली उनकी माँ इस संसार से रुखसत हो गई। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अपने पेरेंट्स की जुदाई हमेशा खलती है, लेकिन हेलन ने अपनी उम्मीद का चिराग बुझने नहीं दिया और मिसेस सेलिवन की छत्र छाया में हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रही। उनका कहना था, आशावादी होना एक भरोसा है जो हमें उपलब्धियों की तरफ ले जाता है, क्योंकि बिना आशा और भरोसे के कुछ नहीं किया जा सकता है। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार, मेहनत के आगे सभी तदबीरें बेकार। होती उसकी जीत है जो ना माने हार, होती उसकी जीत है जो ना माने हार। रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है, रात जब ढल जाती है सुबह सुहानी आती है।
हेलेन ने अपने जीवन काल में लगभग 40 देशों की यात्राएं की थी, जैसे इज़राइल, इजिप्ट, न्यूजीलैंड, जापान इत्यादि। वह जहां कहीं भी जाती, दिव्यांगों को शिक्षित करने और उन्हें बेहतर सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की लोगों से हिमायत करती। वह जापानीज की फेवरेट बन चुकी थी, क्योंकि उन्हें कई बार जापान जाने का मौका मिला था। पहली बार 30 के दशक में वह स्पीच देने और स्कूल विजिट करने के लिए गई थी, जहां जानवरों के प्रति उनके लगाव को देखते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें अकीता डॉग प्रेजेंट किया था, जिसे वह बहुत प्यार करती थी। इसके बाद 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद वह दोबारा जापान गईं। जब उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल्स में जाकर लड़ाई के दौरान विकलांग हो गए सैनिकों से मुलाकात की। उनके जीवन पर कार्ल मार्क्स, शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय तथा महात्मा गांधी जैसे विचारकों का विशेष प्रभाव पड़ा था। वह केवल डिसेबल्ड लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं थी। उस दौर के दिग्गज पर्सनैलिटी भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानते थे, जिनमें प्रख्यात अमेरिकी राजनीतिज्ञ मिसेस एलेनर रूजवेल्ट, जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की वाइफ थी, जाने माने अभिनेता विल रोजर, महान कलाकार चार्ली चैपलिन तथा विख्यात बिजनेसमैन एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे नाम शामिल थे। भारत की बात करें तो नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके मुरीद थे। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के आखिर में आ पहुंचे हैं। हेलेन केलर की जीवन यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है इस शो के द्वारा आपके नॉलेज एनहेंसमेंट में हेल्प ज़रूर मिल रही होगी। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।